अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्राइमरी की एंड फ़ॉरेन की। बेसिकली प्राइमरी एंड फ़ॉरेन कीज़ का मैंने थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में दिया था और एक्साइटमेंट की बात है कि हम लोग आज इसको थोरोली सीखने वाले हैं। अ, और ये ज़्यादा एक्साइटिंग इस वजह से क्योंकि हम लोग अब मल्टीपल टेबल्स के साथ डील कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्यूरीज वगैरह रन की हैं, जितने भी फंक्शंस अप्लाई किए हैं, वो सारे हम लोग सिंगल टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, सिंगल टेबल से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे थे। लेकिन जो हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर नेसेसरी नहीं होता कि आपने सिंगल टेबल से ही रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, और ज़्यादा कॉमन ये चीज़ होती है कि आपको मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना होता है। तो मल्टीपल टेबल्स का मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। जब हम लोग दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं किसी चीज़ की बेस पर, वो होते हैं प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़। कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं दोनों टेबल्स के अंदर और उनकी बेस पर हम लोग दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं प्राइमरी और फॉरेन की बेस पर। जो पेरेंट टेबल होता है उसके अंदर हम प्राइमरी की बना लेते हैं और जो चाइल्ड टेबल होता है उसके अंदर हम फॉरेन की बना लेते हैं। अब हम इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, प्राइमरी फॉरेन कीज़ क्या होती हैं, उसके बाद प्राइमरी फॉरेन कीज़ को किस तरीके से हम लोग इनिशलाइज कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं अपने टेबल के अंदर, और किस तरीके से हम उन्हें डिलीट कर रहे होते हैं अपने टेबल के अंदर से। और इसके अलावा हम लोग इनके बारे में इन डेप्थ और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, कैस्केड, सेटनल, ये क्या चीज़ें होती हैं और ये फॉरेन की के ऊपर किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी की से। बेसिकली प्राइमरी की है क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, मेरे पास हम लोग कई सारे टेबल्स के साथ डील कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी के अंदर हम लोग स्टूडेंट आईडी ले रहे होते हैं, किसी के अंदर हम लोग एम्प्लॉय आईडी ले रहे होते हैं, किसी के अंदर इंप नंबर ले रहे होते हैं। अब वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग अगर हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग, हमारे पास कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए या एक से ज़ायद ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम लोग यूनिकली हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। आप लोग अगर एक क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं, क्लासरूम की, उसके अंदर हमें रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई टीचर आकर आपसे कहे कि रोल नंबर 10 खड़ा हो जाए, तो फिर कौन खड़ा होगा, जस्ट जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टूडेंट का रोल नंबर 10 हो सकता है, एक क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकता, डिफरेंट क्लासरूम्स के अंदर हो सकता है। अब अगर क्लासरूम के लेवल पर देखा जाए तो फिर जो रोल नंबर है वो एज अ प्राइमरी की एक्ट कर सकता है, वो हमारा यूनिकली हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं कॉलेज लेवल पर, अब वो रोल नंबर 10 तो हर क्लास के अंदर किसी ना किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 10 होने वाला है, तो मुझे अब एक एडिशनल एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, यानी कि मैं क्लासरूम को भी मेंशन करूंगा साथ कि BSIT का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके अंदर जो हमारे पास रोल नंबर 10 है वो कौन है स्टूडेंट। तो इससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यानी मुझे 3 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना पड़ा। पहले नंबर पे डिपार्टमेंट मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने उसका जो सेमेस्टर नंबर था वो आइडेंटिफाई किया, और थर्ड चीज़ मैंने उसका रोल नंबर दिया, तब मैं जाकर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो सी कंबाइन करके मैंने एक प्राइमरी की बनाई है, इसको हम कंपोजिट की कहते हैं। और अगर मैं इंडिविजुअल प्राइमरी की बनाता हूँ, यानी कि एक अकेला एट्रीब्यूट मेरा आइडेंटिफाई यूनिकली कर रहा होता है किसी स्टूडेंट को, तो वो मेरी बन जाएगी सिंपल प्राइमरी की। अब आप देख लें जिस तरीके से हमारा यूनिवर्सिटी हमें रोल नंबर असाइन करती है, उसके अंदर हमें कोई 6 नंबर का या कभी 8 नंबर का हमें रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है। इट कैन बी एनीथिंग, कह लें 17839 17839। अब ये एक रोल नंबर है, लेकिन ये यूनिक है। फॉर ईच स्टूडेंट एक यूनिक रोल नंबर है। जिस टाइम मैं रोल नंबर 1783892 लगाऊंगा ना, तो फिर उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव होने वाला है जिसका रोल नंबर 1783892 है। किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। हर किसी को एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक रोल नंबर असाइन किया जाता है। अब इस तरीके से
अगर कोई एट्रीब्यूट हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर रिकॉर्ड को, तो उसे हम प्राइमरी की का नाम दे देते हैं। अगर एक से जायद यानी कि दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का मजमुआ हम लोगों ने लिया है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर रो को, हर रिकॉर्ड को, उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कह देंगे। ठीक है, तो पहली तो चीज इसके जो प्राइमरी की के रूल्स हैं, मस्ट बी यूनिक, यानी कि यूनिक होना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होना चाहिए। उसके बाद कैन नॉट कंटेन नल। नॉट कंटेन नल का क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसका नेम पड़ा हुआ है, उसकी एज पड़ी हुई है, उसके मार्क्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास उसका रोल नंबर है ही नहीं। ऐसा नहीं पॉसिबल। उसका रोल नंबर होना नेसेसरी है। हो सकता है हम लोग उसका जो सा एज है उसको हम लोगों ने एज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट लिया हो, यानी कि अगर तो वो एज अपनी बताना चाहता है, डिस्क्लोज करना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं बताना चाहता तो फिर भी ओके है। हो सकता है हम लोगों ने किसी और एट्रीब्यूट को एज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट रखा हो, लेकिन जो हमारी प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है उसको हम ऑप्शनल कभी भी नहीं रख सकते, हमें मस्ट उसके अंदर वैल्यू देनी ही होगी। नल नहीं हो सकता, प्राइमरी की जो सी है वो नल नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, अब जिस टाइम हम लोग टेबल्स के अंदर प्राइमरी की बना लेंगे ना, तो हम लोग उसके अंदर नल अगर डालने की कोशिश भी करेंगे कि हमारा इनपुट जो है नल हो, इंसर्ट हम लोग रैकेट नल कर दें प्राइमरी की जगह, तो फिर वो एरर जनरेट कर देगा। अगर हम लोग यूनिक वैल्यू नहीं डालते, यानी कि एक वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास टेबल के अंदर, 3 रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और मैं दोबारा 3 इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर भी वो एरर जनरेट कर देगा। अब ये दोनों तो हो गए हमारे पास बेसिक रूल्स जो नेसेसरी हैं कह लें। ठीक है, इन दो रूल्स को सेटिस्फाई करना ही हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी भी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वन पर टेबल। अब इसका क्या मतलब है वन पर टेबल? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हमारे प्राइमरी की बन सकते हैं मिलाकर। ठीक है, अब वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल प्राइमरी कीज नहीं होंगे, वो एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, वो एक्ट एज अ वन कर रहे होंगे। ठीक है, एज एन वन इंस्टेंस काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है नोट के कैन बी कॉम्पोजिट, यानी कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स जो उनसे हम लोग अगर दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बना रहे हैं वो पॉसिबल है, लेकिन एक से ज्यादा प्राइमरी कीज, मैं कहता हूं कि मेरा जो रोल नंबर है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, रोल नंबर के साथ अगर नेम अटैच कर दें तो फिर वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर मैं इन दोनों को अलग अलग प्राइमरी कीज बना लूं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरा रोल नंबर जब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो जस्ट मैं एक ही प्राइमरी की चूज करने वाला हूँ। ठीक है, या फिर अगर हम लोगों ने कोई केस हमारे पास ऐसा आ जाता है, कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास कोई टेबल ऐसा आ जाता है कि उसके अंदर नेम्स जो से हम लोगों ने उसके ऊपर यूनिकनेस लगाई हुई है कि नेम्स हमारे यूनिक ही होने वाले हैं। जिस तरह हम लोग अगर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देख लें, उसके अंदर हम लोग यूजर नेम जो है वो यूनिक चूज कर सकते हैं। अब यूजर नेम हमारा क्या हुआ? एक प्राइमरी की बन सकती है, क्योंकि यूनिकली हर रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं ना हम लोग यूजर नेम की मदद से। तो साथ हम लोगों ने कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट लिया हुआ है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 कह लें। हर यूजर को हम लोगों ने यूनिक आइडेंटिफायर, हर यूजर को हमने यूनिक नंबर भी असाइन किया हुआ है। तो अब वो जो यूनिक नंबर है, यानी कि यूजर आईडी कह लें, और जो सी यूजर नेम है, वो दोनों इंडिविजुअली अपना अपना क्या नाम है पूरे रिकॉर्ड में से रिट्रीवल कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी की एक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उन दोनों को अलग अलग चूज नहीं करेंगे। हम उनमें से कोई एक चूज कर लेंगे जो हमें प्रेफरेबल लगे। हम लोग यूजर नेम चूज कर लेंगे या यूजर आईडी को चूज कर लेंगे, जो चीज भी हम लोगों ने चूज करनी है, लेकिन हमने एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की यूज करनी है। ठीक है, ये हमारे पास रूल है प्राइमरी की को बनाने का। अब अगर आप टेबल जिस टाइम हम क्रिएशन कर रहे होंगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। अगर मैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की इंडिविजुअली बनाना चाहता हूं तो फिर क्या होता है, वो हमें एरर जनरेट करके दे देगा कि एक से ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। अगर मैं कंपोजिट बनाना चाहता हूं तो फिर मैं उसके ऊपर कंस्ट्रेंट इस तरह का लगा सकता हूं कि जो प्राइमरी की है, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मैं कॉमा सेपरेटेड प्राइमरी की बना दूंगा। ठीक है, वो चीज हम लोग कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, वो कंपोजिट प्राइमरी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये स्टूडेंट्स टेबल है।
हम लोगों ने ऑलरेडी भी एक स्टूडेंट्स टेबल बनाया हुआ था। अब इस स्टूडेंट टेबल को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। स्टूडेंट आईडी जो सी है, स्टूडेंट आईडी कह लें या स्टूडेंट रोल नंबर है, उसको हम लोगों ने इंटीजर रखा है, डाटा टाइप उसकी इंटीजर रखी है। उसके बाद इसे प्राइमरी की असाइन कर दिया है, ठीक है, प्राइमरी की असाइन कर दिया। अब ये होगा कि हमारे पास इस टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है, इसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग यूनिक वैल्यूज नहीं स्टोर करते या नल स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा। नेम के अंदर हमारे पास यूनिकनेस की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हम लोग यूनिक अगर लिखना चाहें नेम्स तो ठीक है, नहीं हमारे पास दो नेम्स, दो या दो से ज़्यादा नेम्स भी सेम हो सकते हैं। अहमद अभी एक कॉमन नेम है, तो अहमद मल्टीपल लोगों का नेम हो सकता है, तो कोई इशू नहीं होगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगा। एज भी हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स की एक जैसी हो सकती है। अब मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर एक क्लास रूम की बात की जाए तो फिर कोई एक मेजॉरिटी एज होती है, जैसे कि 18 या 19। अब वो सेम एज के कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसके ऊपर भी कोई प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई यूनिकनेस की पाबंदी नहीं है कि यूनिक होनी चाहिए एज, एज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉरेन की तरफ। अगर मैं देखूं फॉरेन की बात करूं तो जो प्राइमरी की होती है ना, वो एक पेरेंट टेबल के अंदर बनती है। कह लें जस्ट आप यही वाली एग्जांपल ले लें स्टूडेंट वाली। इस टेबल के अंदर हम लोगों ने एक प्राइमरी की ले ली है, ठीक है, यहां तक तो बात फिनिश होगी। प्राइमरी की हमारी बन गई, हमें कोई इशू नहीं है। यूनिक वैल्यूज असाइन करेंगे, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोग स्टोर कर देंगे। फॉरेन की क्या है, अब मैं एक और टेबल बनाना चाहता हूँ, कह लें एक क्लासरूम बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ कि किसी बुक का टेबल बनाना चाहता हूँ। अब उसके अंदर मैं एक फॉरेन की ले आऊंगा ताकि मैं उसका रिलेशन कायम कर सकूं स्टूडेंट्स टेबल के साथ, ठीक है। फॉरेन की इन वन टेबल पॉइंट्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इसका क्या मतलब है कि एक टेबल जो चाइल्ड टेबल होगा, हम लोग इसको, जो प्राइमरी की वाला टेबल होता है उसको हम लोग पेरेंट टेबल कहते हैं, और जो फॉरेन की वाला टेबल होगा उसे चाइल्ड टेबल कहेंगे, ठीक है। जो चाइल्ड टेबल होगा उसकी जो फॉरेन की है ना, उसके अंदर प्राइमरी की जो सी पेरेंट टेबल की प्राइमरी की है उसको वो पॉइंट कर रहा होगा। अब वो पॉइंट किस तरीके से कर रहा होगा वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। इस चीज को जो पॉइंट करने की बात होती है वो होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब इसका क्या मकसद होता है मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स 1 2 3 स्टोर्ड हैं। इधर हम लोग अपना जो टेबल था बनाया हुआ उसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल है बनाया हुआ, इसके अंदर आप देख सकते हैं आईडी जो सी है ये प्राइमरी की चूज की हुई है। 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 अप टू 29 तक हमारे पास इधर रिकॉर्ड्स हैं। इससे भी ज्यादा होंगे बल्कि, अगर मैं नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर लूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 तक हमारे पास रोल नंबर्स मौजूद हैं। अब यहाँ है क्या, यहाँ पर अगर मैं इस टेबल के अंदर देखूं 3 रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है या 3 आईडी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो मेरा जो चाइल्ड टेबल होने वाला है ना, जिसके अंदर मैं आईडी को एज अ फॉरेन की यूज करूंगा, उसके अंदर मैं 3 को यूज नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ वही वाली वैल्यूज यूज करनी है जो हमारे पास पेरेंट टेबल यानी स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मौजूद होंगी। अगर कोई वैल्यू मेरे पास पेरेंट टेबल स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मौजूद आईडी के अंदर नहीं है तो फिर मैं फॉरेन की के अंदर ये चीज यूज नहीं कर सकता। ये होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है। तो इस चीज का हमने खास ख्याल रखना होता है। अगर हम लोग इस तरह की कोई कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें जो हमारे पास पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा प्राइमरी की के अंदर, तो फिर वो हमें एरर जनरेट कर देगा। अब फॉरेन की हम लोग बनाते किस तरह से हैं, यहाँ पर हम लोग इनरोलमेंट्स का एक टेबल बना लेते हैं। मैं इस टेबल को साथ मेरा दिल है इधर भी इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ ताकि हमें आसानी हो इसको समझने में। ये टेबल क्योंकि मैंने ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स टेबल हमारे पास बना हुआ है। मैंने इनरोलमेंट्स टेबल को क्या किया, क्रिएट किया, इंटीजर टाइप रखी इनरोलमेंट आईडी की, और इसको बनाया प्राइमरी की। अब देखें आप, इनरोलमेंट आईडी जो सी है वो इनरोलमेंट टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी क्या थी,
हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल की प्राइमरी की थी, इस वाले टेबल की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अगर मैं कॉलम्स निकालूं, यहाँ पर हमारे पास जो आईडी है ना, वो हमारे पास स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है। मेरे टेबल के अंदर आईडी है, तो फिर मैं इधर भी आईडी ही यूज करूंगा नेम, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ आईडी, ठीक है, जो कि इंटीजर डाटा टाइप थी इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर डाटा टाइप, और है ये क्या, प्राइमरी की है हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल की। मैं चाहता हूँ जो सा हमारे पास यहाँ पर मैंने आईडी टेबल इस टेबल के अंदर, इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर आईडी बनाया है ना, उसको मैंने फॉरेन की बना दिया। ये अब मेरे पास यहाँ से काम शुरू हुआ फॉरेन की को किस तरीके से हम लोगों ने बनाना है। मैंने बनाया फॉरेन की, इस चीज को, आईडी वाले एट्रीब्यूट को, जो कि रेफर कर रही है टेबल स्टूडेंट्स को। यहाँ पर मैंने लिख दिया टेबल स्टूडेंट्स, और उसके कौन से एट्रीब्यूट को, आईडी वाले एट्रीब्यूट को वो रेफर कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास मेन सिंटैक्स है फॉरेन की डिक्लेयर करने का। इधर मैं अलग से भी लिख देता हूँ एक दफा, ताकि आसानी हो समझने के लिए कि क्या हमारा एग्जैक्ट जो सिंटैक्स है वो क्या है फॉरेन की। अब यहाँ पर हम लोगों ने एट्रीब्यूट का नेम लिखना है जिसको हम लोग बनाना चाहते हैं। मैं इसको स्मॉल लिख लेता हूँ क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। एट्रीब्यूट नेम जिसको हम लोग फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, उस एट्रीब्यूट का नेम लिखना है। आगे हम लिखेंगे रेफरेंसेस, ये हमारा कीवर्ड है, इसको एज इट इज लिखना है। फिर हम लोगों ने लिखना है जिस टेबल की प्राइमरी की को, जैसे कि हम इधर इस केस के अंदर तो स्टूडेंट्स टेबल की प्राइमरी की को बनाना चाह रहे हैं ना, तो जिस भी टेबल की हम लोग प्राइमरी की को रेफर करना चाह रहे हैं, उसका टेबल का नेम लिखेंगे और उस टेबल का एट्रीब्यूट लिखेंगे। एट्रीब्यूट नेम, उस टेबल का एट्रीब्यूट नेम, जिस एट्रीब्यूट को हम रेफर करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास फॉरेन की बनाने का सिंटैक्स है, ठीक है। इसको मैं लेक्चर के अंदर भी इधर ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास सिंटैक्स होगा फॉरेन की बनाने का। पहला तो तरीकेकार ये है। अगर मैं दूसरा कोई तरीकेकार यूज करना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ही इंसर्ट कर दूं। जस्ट मैं इधर लिखूंगा रेफरेंसेस, जिस भी टेबल के हम लोग एट्रीब्यूट को रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। अगर ये पूरा मैंने लिखना है, यहाँ पर लिखना है इस लाइन पर। अगर मैं रेफरेंसेस लिखना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इसके आगे लिख दूंगा ये कॉमा हटाकर, ठीक है। ये कॉमा इधर नहीं आएगा, फिर कॉमा जोन से इधर आ जाएगा एंड पर, और ये वाली चीज फिर हम लोग नहीं लिखेंगे साथ। अगर हम लोग ये चीज लिखना चाह रहे हैं फिर हम लोग ये रेफरेंसेस इधर नहीं करेंगे। दो तरीके हैं, डिफरेंट वेज टू अकम्प्लिश दिस सेम टास्क। ये अगर एक ही चीज करने के दो अलग अलग तरीके हैं, आप जो भी आपको बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर जस्ट साइड पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा मेन सिंटेक्स होगा ये काम करने का सिंटेक्स, सही है। अब यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया कि फॉरेन की बनाते किस तरह हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जिस टाइम हम लोग ये एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, तो ये फॉरेन की बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ये फॉरेन की बन गई है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया था कि स्टूडेंट्स टेबल जोन से हमारा, उसके अंदर हमारे पास record 3 एग्जिस्ट नहीं करता। record 3 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर मैं कोई ऐसा record इंसर्ट करूँ जो कि record 3 को पॉइंट कर रहा हो, record 3 तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो क्या होता है, मैं आपको वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वो मेरा मेन मकसद था, ठीक है। मैं इंसर्ट करूंगा कौन से टेबल के अंदर, इनरोलमेंट टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू इनरोलमेंट्स वैल्यूज, जो भी वैल्यूज मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले इनरोलमेंट आईडी दे देंगे, 1 2 दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो आईडी है ना, स्टूडेंट की आईडी वो 3 है, और जो सा कोर्स का नेम है वो कह लेते हैं हम लोग DVS है, डेटाबेस, ठीक है। तो हम लोग इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसने हमें एरर जनरेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक एरर जनरेट कर दिया, उसने कहा कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो ऑफ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल। ये क्यों फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल हुआ है? क्योंकि जो हमारी आईडी है ना वो रेफर नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर अगर मैं इस टेबल के अंदर देखूँ 4 हमारे पास आईडी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या मैं 4 अगर इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो हो जाएगा? ये यहाँ पर इजीली हो गया है। ठीक है, आपको अब आइडिया हो गया कि फॉरेन की के अंदर हमारे पास वही वैल्यूज आ सकती हैं जो प्राइमरी के की के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हो। अब यहाँ पर होता ये असल में सीन, जो इनरोलमेंट्स जो हम लोग टेबल्स के अंदर रिलेशन बना रहे होते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि हम लोग जो दो टेबल्स है ना उनको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर सकें। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बेस पर। अब मुझे पता चल गया जो स्टूडेंट आईडी जिसकी 4 थी ना, और नेम था उसका उमर फारूक, एज थी उसकी 21 और वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर था। उसने हमारे पास रोल नंबर आईडी जो सी 4 है उसने डेटाबेस के अंदर इनरोल किया हुआ है, और जो डेटाबेस है उसकी जो सी इनरोलमेंट आईडी थी, जब उसने इनरोल किया था उसको एक आईडी असाइन की गई थी, वो थी 12। अब मुझे यहाँ से ये चीज़ का आइडिया हो जाता है इनरोलमेंट टेबल की मदद से। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करके देखूंगा ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद सीखेंगे कि ज्वाइनिंग क्या होती है। ठीक है, जब मैं देखूंगा ना तो मैं आईडी देखूंगा दोनों के अंदर, जहां आईडी सेम है ना, आईडी 4। ठीक है, उसके अगेंस्ट इसने इनरोलमेंट की थी 12 नंबर पे, और जो सी हमारा कोर्स था वो डीबीएस के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि जो सा हमारा रोल नंबर 4 था उसी ने हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी इनरोलमेंट की थी। मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूंगा इधर, मैं लिखूंगा जी इंसर्ट इनटू इनरोलमेंट टेबल। इनरोलमेंट टेबल के अंदर मैं वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूँ कि जो उनसे 13 नंबर पे इसने रोल नंबर 4 ने ही डीएसए के अंदर भी इनरोल किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं जब ये एग्जीक्यूट करूँगा हमारे पास इधर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके देख लेता हूँ कि क्या हमारा काम हो गया सच्ची में। सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम इनरोलमेंट्स। यहाँ पर आप देखें जो आईडी 4 है उसके अगेंस्ट हमारे पास दो कोर्सेज आ गए हैं, डीबीएस और डीएसए। अब इस टेबल के अंदर मैं अगर 4 के अगेंस्ट दो कोर्सेज लिखना चाहता वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 4 रिपीट हो जाती। 4 तो हम रिपीट कर नहीं सकते, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। जो आईडी वाली एट्रीब्यूट है जो कि हमारी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उसके अंदर तो यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग सेपरेट टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर कर लेते हैं ऐसी वैल्यूज के लिए जो हमारे पास। अब एक ही रोल नंबर के लिए हम लोग डिफरेंट कोर्सेज इनरोल करवाना चाहते हैं, लेकिन एक ही आईडी तो हम लोग दो दफा इस टेबल के अंदर लिख नहीं सकते थे। अगर तो हम लिख सकते तो हम लोग इधर आराम से स्टोर करवा देते, लेकिन इधर हम लिख नहीं सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग इनरोलमेंट आईडी सेम नहीं लिख सकते। इनरोलमेंट आईडी हमारी हर दफा यूनिक होगी, यानी कि 12 है, 13 है, लेकिन इधर हमारे पास 12 दोबारा से हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारी प्राइमरी की जो सी है वो इनरोलमेंट आईडी है। अब आपको काफ़ी हद तक इसका आइडिया लग गया होगा, हमने इसको एग्जांपल्स के साथ देख लिया कि ये क्या किस तरीके से हमारा सारा काम हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैस्केड पर। कैस्केड क्या होता है? अगर हमारी जो प्राइमरी की वैल्यू है, अब इनिशियली तो हमारे पास 4 आईडी जो सी 4 थी वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी। जिस टाइम हमने रैकेट्स को इंसर्ट किया उस टाइम आईडी 4 एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन फॉर इंस्टेंस ऐसा होता है कि हमारा जो उमर फारूक स्टूडेंट है, जिसकी आईडी 4 थी, जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम लोगों ने रैकेट्स को स्टोर करवाया था, वो हमारा डिपार्टमेंट आईटी को छोड़ जाता है, हमारे कॉलेज को छोड़ जाता है। क्या होगा? हम लोगों ने इधर से इसका रैकेट डिलीट कर देना है। डिलीट करने का तरीका हमें ऑलरेडी आता है। डिलीट कर देंगे हम लोग कौन से टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से। कौन से रैकेट को? जहां हमारी आईडी इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ पर से तो हमारा रैकेट डिलीट हो गया। तो क्या हमारा यहाँ पर रैकेट स्टोर रहना चाहिए? सिंपल सी बात है, नहीं रहना चाहिए स्टोर, क्योंकि हमारा वहां से जब डिलीट हो गया तो फिर हमारे पास यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए। इस वजह से हम लोग कैस्केड को यूज करते हैं। अब इसका क्या मकसद होता है? हम लोग
अपने डेटाबेस को बताते हैं अगर हमारी प्राइमरी की वैल्यू डिलीट हो गई ना या फिर अपडेट हो गई, फॉर एग्जांपल उसकी आईडी पहले कह लें रोल नंबर उसका 4 था, अब उसका रोल नंबर अपडेट कोई स्टूडेंट छोड़ गया था जिस वजह से हम लोगों ने सारों के रोल नंबर्स अपडेट किया और उसको रोल नंबर कोई और असाइन कर दिया गया, या फिर वो छोड़ ही गया, कॉलेज ही छोड़ गया, तो फिर हमारी प्राइमरी की वैल्यू तो अपडेट हो गई है या डिलीट हो गई है, तो हमारा जो सा फॉरेन की वाला टेबल होगा उसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर किस तरीके से हम लोग चेंजेस लेकर आएंगे। एक तो हमारे पास है, हम लोग लिखते हैं ऑन डिलीट के कैस्केड। वो क्या करेगा, अगर पेरेंट जो उनसे पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की 4 थी ना वो डिलीट हुई, फिर उसने क्या करना है, जो चाइल्ड टेबल होगा उसके अंदर इन दोनों रोज को उड़ा देगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों रोज को उड़ा देगा। सेकंड तरीका है ऑन डिलीट सेट नल, यानी कि मैं कहता हूं कि अगर मेरा प्राइमरी की डिलीट हो जाती है ना तो फिर तूने क्या करना है, जो फॉरेन की है हमारी उसकी वैल्यू नल स्टोर कर दे। अब हमारे पास प्राइमरी की के अंदर हमने ये देखा था कि प्राइमरी की वैल्यू नल हम लोग नहीं रख सकते, लेकिन जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू हम नल रख सकते हैं, ये हमें इस चीज की हमें इजाजत होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर डिलीट कर दिया जाए रिकॉर्ड, फिर तुम लोग डेटाबेस क्या करे, उसकी जगह नल स्टोर कर दे। उसके बाद ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग डिलीशन करने की कोशिश करते हैं प्राइमरी की तो फिर वो डिलीट ही नहीं करने देगा। वो कहेगा कि काम जो सा आप करना चाह रहे हैं ना ये पॉसिबल नहीं है, ये तो चाइल्ड टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद ऑन डिलीट नो एक्शन, अगर हमारे पास क्या नाम है डिलीशन हम करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास वही रिस्ट्रिक्शन वाला काम ही होगा कि वो हमें डिलीशन भी नहीं करने देगा। अब हम लोग डिलीशन करने के पहले ट्राई कर लेते हैं जो रिस्ट्रिक्ट वाला काम है। अब इसका क्या सीन है, जो बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग होती है वो रिस्ट्रिक्ट की सेटिंग होती है, यानी कि अगर मैं अभी कोशिश करूंगा ना डिलीट करने की, क्योंकि मैंने साथ रिस्ट्रिक्ट या नो एक्शन तो लिखा नहीं था, मैं अगर डिलीशन की कोशिश करता हूँ, जो प्राइमरी की वाला रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास क्या होता है चेक कर लेते हैं। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है तो फिर इसको हमें डिलीट करने ही नहीं देना चाहिए। कौन से टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स टेबल से। किस रिकॉर्ड को, जहां पर हमारा आईडी जो सी है 4 है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। इसने क्या कहा कि इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो से हमारा वो फेल हो जाता है। अब ये वही रिस्ट्रिक्शन वाला काम आ गया कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने। अगर अब फॉर इंस्टेंस सपोज कर ले मैंने ये जिस टाइम फॉरेन की बनाई थी, मैं अभी इधर से थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो मैंने जिस टाइम इस फॉरेन की को बनाया था, अगर मैं इस पॉइंट पर लिख देता ऑन डिलीट कैस्केड, तो फिर क्या होना था, तो फिर हमारे पास रैकेट डिलीट हो जाना था पेरेंट टेबल से भी और चाइल्ड टेबल से भी। अब वो काम हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। मैं अपना अल्टर टेबल करूंगा। कौन से टेबल को अल्टर करना चाहता हूँ, इनरोलमेंट्स वाले को। इनरोलमेंट्स टेबल को अल्टर किया, उसके बाद मैंने क्या किया जी, ऐड फॉरेन की ऐड की मैंने। किस चीज़ को फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ, आईडी को। और मैं क्या करता हूँ जी, अपना रेफरेंसेस स्टूडेंट्स टेबल की फॉरेन की प्राइमरी की को रेफर किया। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑन डिलीट कैस्केड। अब ये मैंने इसके अंदर अल्टरनेशन की है। अल्टरनेशन करने का क्या मकसद था मेरा, ताकि मैं एक ऐसी फॉरेन की ऐड कर दूं इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर जो ऑन डिलीट कैस्केड करती हो, यानी कि अगर मैं प्राइमरी की अब डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो फिर वो इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर से भी डिलीशन परफॉर्म कर देगा। इधर हम लोग अभी एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं अपना जो इनरोलमेंट्स टेबल है, इसके अंदर हमारे पास ID4 के कॉरिस्पॉन्डिंग 2 कोर्सेज हैं। अगर अब हम लोग अगर इसी कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो ये होता है कि यहाँ पर हमने डिलीट कमांड की, इसने क्या किया, एक रो को डिलीट कर दिया है। कौन से टेबल से, स्टूडेंट्स टेबल से। अब यही चीज़ हम लोग अगर इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर देखें क्या हुआ है, हमारे पास इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर भी वो दोनों रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया गया। ये फ़ायदा हुआ है हमें ऑन डिलीट कैस्केड का। तो फिर हमारे पास जो उनसे डिलीशन थी वो हम लोग कर सकते हैं अब,
लेकिन हमारे पास जो चाइल्ड रोज हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी। अगर मैं ऑन डिलीट सेट नल कर देता तो मुझे पहले वाला कॉन्स्ट्रेंट हटाना पड़ेगा। इस टेबल के अंदर से मैं कहता हूँ जी ड्रॉप करना चाहता हूँ किस चीज़ को, कॉन्स्ट्रेंट को। एक जो कॉन्स्ट्रेंट हमारा फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट था उसको ड्रॉप करना चाहता हूँ। यहाँ पर फिल वक्त हम लोग क्योंकि हमने सीखा नहीं है कि किस तरीके से डिलीशन ड्रॉप कर रहे होते हैं हम लोग, इधर से हम लोग ड्रॉप करके देख लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, पहले ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देखें ड्रॉप फॉरेन की इनरोलमेंट्स टू, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास अब ये ड्रॉप होने के बाद हम लोगों ने इधर दोबारा से ऐड करना है वही वाला कॉन्स्टेंट जो कि हमारे पास ये था, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, शो क्वेरी बॉक्स। बस यहाँ पर हम लोगों ने ऑन डिलीट कैस्केड नहीं डालना, अब हमने डालना है ऑन डिलीट सेट नल। जब हम डिलीट करेंगे तो सेट नल कर देना, ठीक है। अब हम लोग वो दो रैकेट्स को दोबारा इंसर्ट करके देख लेते हैं जो रैकेट्स हम लोगों ने पहले डिलीट कर दिए हैं एनरोलमेंट टेबल के अंदर से। इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट्स टेबल के अंदर हमने इंसर्ट करनी है वैल्यूज 12 4 DBS और दूसरा हमारा था 13 4 DSA, क्योंकि ऑलरेडी ये डिलीट हो गए थे तो दोबारा मुझे इंसर्ट करने पड़ेंगे रैकेट्स। यहाँ पर मैंने दोबारा जिस टाइम रैकेट्स इंसर्ट किए तो वो एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि 4 तो हमारे पास डिलीट हो गया है। तो हम लोग कोई और ले लेते हैं रैकेट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कोई रैकेट ऐसा जो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 ले लेते हैं, 5, ठीक है। 5 हमारे पास प्राइमरी की है, इसको हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद हम लोग जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ये वाली कमांड तो क्या होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन मैं एक दफ़ा डिस्प्ले कर दूं कि एनरोलमेंट टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स अभी स्टोर्ड हैं। एनरोलमेंट टेबल के अंदर हमारे पास 12 5 DBS 13 5 DS से पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास ID 5 है इसका रैकेट डिलीट कर दिया जाए। मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने से क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल से डिलीट हो गया। जो हमारे पास इनरोलमेंट्स टेबल था ना उसके अंदर मैं अगर ये दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड, यहाँ पर हमारे पास ID क्या हुई है, नल हो गई है। जो फॉरन की थी हमारी वो क्या हो गई है, नल हो गई है। डिलीट नहीं हुए रिकॉर्ड्स, सेट नल हो गए हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अगर मैंने सेट नल करना है तो मैं इस तरीके से कॉन्स्टेंट डाल दूंगा ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब है जो चाइल्ड रोज हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी। ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट या नो एक्शन का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो हमें डिलीशन ही नहीं करने देता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन अपडेट कैस्केड। ऑन अपडेट कैस्केड का मतलब है कि जो चाइल्ड टेबल है ना उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं आईडी अपडेट कोई करना चाहता हूँ ना पर्टिकुलर, जहाँ पर हमारे पास आईडी थी, अपडेट करना चाह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स टेबल को, अपडेट स्टूडेंट्स सेट आईडी इक्वल टू 89 वेयर आईडी इक्वल टू 6। अब आईडी यहाँ पर हमारे पास 6 किधर है, हसन रजा की। मैं चाहता हूँ इसकी आईडी जो सी है वो 89 हो जाए। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पहले तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स भी हों इस टेबल के अंदर ताकि हम लोग चेक कर सकें कि क्या सच्ची में ये काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इन रिकॉर्ड्स को पहले अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा। टेबल हमारा है इनरोलमेंट्स सेट आईडी इक्वल टू 6 वेयर जो हमारे पास इनरोलमेंट्स आईडी थी वो या तो हमारे पास हो 12 या फिर हमारे पास इनरोलमेंट्स आईडी हो इक्वल टू 13। अब इससे क्या होगा, हमारे पास दो रोज जोन सी हैं वो इफेक्ट हुई हैं और हम लोग वो इफेक्ट देख लेते हैं कि क्या होगा। लेट्स टेक फ्रॉम इनरोलमेंट्स,
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईडी है वो मैंने 6 सेट कर दिया। अब 6 जो सी आईडी है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग, हसन रजा के कोरिस्पॉन्डिंग है। अगर मैं हसन रजा की आईडी फिल वक्त चेंज करने की कोशिश करूंगा तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस हम लोगों ने कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है वो रिस्ट्रिक्ट ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्शन हमारी हो रही है। लेकिन अगर मैं ऑन अपडेट का कैस्केड कर रहा होता तो फिर उसका क्या सीन होना था। यहाँ पर हम लोग इसका जो सा फॉरन की है उसको दोबारा से एक दफ़ा सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ना आप, इनरोलमेंट्स जो सी है ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट लगी हुई है। अगर मैं ऑन अपडेट कैस्केड करना चाहता हूँ, ये हम लोग क्यूरी के साथ भी कर सकते हैं। क्यूरी के साथ करने का तरीका भी मैं दिखा देता हूँ साथ, और यहाँ पर मैंने वैसे विजुअली करके दिखाया है, ठीक है। अगर मैं ऑन अपडेट कैस्केड करता हूँ तो क्या होगा, इसको मैंने अपडेट करना है। यहाँ पर देखिएगा आप, आईडी को मैंने क्या किया 89, ठीक है। अब इसने हमारे पास जो इनरोलमेंट टेबल है उसके अंदर भी रिकॉर्ड्स को वो 89 कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप 89। अगर मैं ऑन डिलीट वो ऑन अपडेट सेट नल करता तो क्या होना था, 89 की जगह हमारे पास नल आ जाना था। और क्या बात है, सेम वही तरीकेकार है, बस ये है कि हम लोग इस चीज़ को क्यूरी के अंदर किस तरह लिखते हैं वो मैं इधर शो कर देता हूँ आपको। फॉरेन की रेफरेंसेस, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी देख लिया। फॉरेन की रेफरेंसेस आगे हम लोग ऑन डिलीट कैस्केड लिखते हैं, या ऑन अपडेट कैस्केड लिखते हैं, या ऑन डिलीट सेट ना लिख दें, ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट लिख दें, ऑन डिलीट नो एक्शन लिख दें, ऑन अपडेट का स्केट लिखते हैं, ऑन अपडेट सेट ना लिख दें। जो भी हम लोग करना चाहते हैं ना, एक्चुअल हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम काम करना चाहते हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट जो एक्शन हम लगाना चाहते हैं वो हम लोग जस्ट लिख देंगे एज इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं फॉरेन की के लिए सेट करने के लिए। अब मैं अगर लिखना चाहता हूँ अपडेशन पे कैस्केड हो जाए, अब डिलीशन पे कैस्केड हो जाए और अपडेशन पे भी कैस्केड हो जाए, यानी कि अगर मैं डिलीट करूँ तो फिर चाइल्ड रोज डिलीट हो जाए, अगर मैं अपडेट करूँ तो चाइल्ड रोज के अंदर वैल्यूज अपडेट हो जाए। तो मैं लिखूंगा ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, दोनों कॉन्स्टेंट्स मेरे काम कर जाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ भी है, बल्कि ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर डिलीशन हो तो कैस्केड हो जाए, यानी कि चाइल्ड रोज डिलीट हो जाए, और अगर अपडेशन हो तो फिर चाइल्ड रोज नल हो जाए, तो फिर मैं लिखूंगा ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट सेट नल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मल्टीपल वेरिएशंस आप यूज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग जो हमारे पास आते हैं तरीकेकार होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं कैस्केड के ऑप्शन। फर्दर इसके बारे में कोई क्यूरीज हुई कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हमारी काम करती हैं, क्या इसके अंदर दूसरे ऑप्शंस यूज़ करने का क्या हमें फ़ायदा या नुकसान होता है, उसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। वैसे मेरे मुताबिक मैंने काफ़ी डेप्थ के अंदर ये वाला टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्पोजिट प्राइमरी कीज़। कॉम्पोजिट प्राइमरी कीज़ का जो सा तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि हम लोग इधर प्राइमरी की और इधर प्राइमरी की, कॉम्पोजिट प्राइमरी की का तो मैंने आप लोगों को आइडिया ऑलरेडी दे दिया कि क्या होती है। जब हम दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को एज प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो इस केस के अंदर मैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो मैं इनके आगे प्राइमरी की नहीं लिखूंगा, मैं एक सेपरेट रो के अंदर लिखूंगा प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी, कॉमा कोर्स आईडी। अगर मैं दो से जायद या 3 4 5 एट्रीब्यूट्स को भी बनाना चाहता हूँ तो मैं कॉमा सेपरेटेड सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट लिख लूंगा। अगर मैं इसका जनरल सिंटैक्स लिख कर दिखाऊं आपको तो वो ये होगा कुछ इस तरह, प्राइमरी की एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स इसका हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको कॉमा सेपरेटेड हम लोग लिख देंगे और प्राइमरी की बन जाएगा। ये कॉम्पोजिट की है। अगर हम आप कोशिश करेंगे ना, जिस तरीके से हम लोग प्राइमरी की तो बना रहे होते हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, हम लोग इधर प्राइमरी की सामने लिखते हैं, उसके इधर भी लिखते हैं और इसके नीचे सामने भी लिखते हैं हम लोग प्राइमरी की। तो क्या हमारा काम करेगा ठीक कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल ये सिंटैक्स गलत है। ये दो प्राइमरी कीज को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
तो आपने जब भी कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है इस तरीके से आप बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो और कोई एरर का सामना ना करना पड़े। कंपोजिट प्राइमरी की कभी भी हमारे पास इस तरीके से हम लोग सेपरेटली नहीं बना सकते। ये दो सेपरेट प्राइमरी कीज बनाने की कोशिश है जो कि नाकाम कोशिश है बिल्कुल ही। ठीक है, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें कि अगर हम लोग जिस टाइम टेबल क्रिएशन कर रहे थे उस टाइम हम लोगों ने प्राइमरी की या फॉरेन की डालने का सोचा हुआ था कि हम लोग इसको स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे या कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे या दोनों को कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, लेकिन आप इस चीज को भूल गए। तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल की क्रिएशन के बाद भी कीज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, असल में ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं डीडीएल कमांड्स के साथ ही। डीडीएल कमांड्स का लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि टेबल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल्स को हम लोग क्या नाम है आल्टर कर सकते हैं। 3 कमांड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आल्टर टेबल की, उसके बाद हमारे पास डिलीट ड्रॉप टेबल की और क्रिएट टेबल की। साथ में हम लोगों ने ये चीज़ें भी देखी थी कि किस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स अगर हम कोई भूल गए हैं उनको किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। हम लिखते थे आल्टर टेबल, जो भी टेबल का नाम हो उसके बाद ऐड, जो भी हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते थे एट्रीब्यूट और सामने उसके डाटा टाइप लिख लेते थे। अब प्राइमरी की ऐड करने का क्या तरीकेकार है, वही हमारे पास जनरल सिंटैक्स यूज वही वाला सिंटैक्स होगा क्योंकि ये डीडीएल कमांड्स के साथ ही वर्क कर रही है ना। एक्चुअल हम लोग अगर देखें ये सारा काम हम लोग डीडीएल के साथ ही कर रहे हैं। आल्टर टेबल, यहाँ पर आप देखें ना, आल्टर टेबल आगे हमारे पास आ जाएगा टेबल नेम। जिस भी टेबल के अंदर हम लोग अल्टरेशन करना चाह रहे हैं डीडीएल कमांड, उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कोई चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं। उसके बाद ऐड, ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हम लोग जो चीज ऐड करना चाह रहे हैं, अब अगर तो मैं कोई कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं लिख दूंगा कॉलम नेम और उसकी डाटा टाइप। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्राइमरी की ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइमरी की, जिस चीज को भी मैंने प्राइमरी की बनाना है। स्टूडेंट आईडी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता था लेकिन मैं भूल गया था तो मैं स्टूडेंट आईडी लिख दूंगा। अगर मैं कंपोजिट की बनाना चाहता था यानी कोर्स आईडी भी साथ मेरे पास इधर आ जाए तो फिर मैं इधर कोर्स आईडी भी साथ मेंशन कर दूंगा। समझ आई, बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अल्टर कर सकते हैं टेबल को। अगर मैं फॉरेन की बनाना चाहता था तो मैं क्या लिखता इधर, ऐड फॉरेन की, जो भी मैंने की बनानी है फॉरेन की, जिस की को मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट आईडी को मैं फॉर इंस्टेंस फॉरेन की बनाना चाहता हूँ। आगे मैं वही लिखता रेफरेंसेस, जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रेफरेंसेस टेबल, पेरेंट टेबल का नेम लिख लेंगे हम लोग, कह लें इधर अगर मैं लिखता हूँ पेरेंट टेबल, जिस टेबल की तरफ हम रेफर करना चाह रहे हैं। उसके बाद पेरेंट टेबल का जो सा वो एट्रीब्यूट होगा उसका नेम लिख देंगे, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, यहाँ पर अब ये स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं जनरल सिंटैक्स लिखूँ तो फिर मैं इधर एट्रीब्यूट नेम लिख लेता हूँ, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग अल्टर करके फॉरेन की को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसने ऐड कॉन्स्टेंट किया हुआ है, ऐड कॉन्स्टेंट कर लें। ऐड कॉन्स्टेंट का तरीकाकार ये होता है, हम लोग कॉन्स्टेंट डिफाइन कर देते हैं कि कॉन्स्टेंट ये होगा हमारा, जो कि क्योंकि प्राइमरी की भी एक कॉन्स्टेंट ही है ना। अगर जनरली हम लोग बात करें प्राइमरी की भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है जो कि हम लोग टेबल के ऊपर लगा रहे हैं। हम लिख लेंगे ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का नेम ये हमारे पास जनरली हम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे, जो आपको रीडेबल लगे। ठीक है, एफ के स्टूडेंट यानी कि फॉरेन की स्टूडेंट इसने लिखा हुआ है। नेक्स्ट फॉरेन की हम लोग बनाना चाह रहे हैं, जिस भी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं उसके बाद रेफर कर देगा जिस टेबल को हम लोग रेफर करना चाहते हैं, जिस टेबल के जिस एट्रीब्यूट को रेफर करना चाहते हैं वो लिख देंगे, जो कि यहाँ पर भी मैंने लिख कर दिखा है। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा ही देता हूँ। पहले मैं जो उनसे प्रीवियस टेबल है उसके अंदर से फॉरेन कीज को ड्रॉप कर दूं।
अब इसका मैं अगर स्ट्रक्चर देखूं, इसके अंदर मेरे पास फॉरेन की जो थी इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ एक फॉरेन की। मैं जो आईडी वाला था आईडी वाले टेबल को फॉरेन की बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट। अल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है हमारा, इनरोलमेंट्स। ऐड करना चाहते हैं हम फॉरेन की, किस चीज़ को फॉरेन की बनाना चाहते हैं, आईडी को, जो कि रेफर करेगी किस टेबल को, स्टूडेंट्स टेबल को, और स्टूडेंट्स टेबल के किस एट्रीब्यूट को, आईडी वाले को। अगर आगे मैं ऑन डिलीट या ऑन अपडेट का स्केड लिखना चाहता हूँ वो भी मैं इधर लिख लेता हूँ, डिलीट सेट नल ऑन अपडेट कैस्केड। यहाँ पर आप देखिएगा ये हम लोगों ने एक फॉरेन की ऐड कर दी है। अगर मैं स्ट्रक्चर में जाकर देखूं कि क्या सच्ची में मैंने ये काम कर दिया है, क्या सच्ची में फॉरेन की बन गई, या यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये फॉरेन की हमारी बन गई है। रिलेशन व्यू के अंदर जाएं, ऑन डिलीट सेट नल ऑन अपडेट कैस्केड, और यहाँ पर इसने कोई जनरली एक अपने पास से नाम दे दिया। अगर मैं अब इस कॉन्स्टेंट को खुद से नाम देना चाहता हूँ कि मेरा ये जो सा नेम है मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने पास से ही नाम दूँ इसे, ताकि मुझे बाद में जब ड्रॉप करना चाहता हूँ मैं तो फिर मुझे आसानी हो, तो मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल उसी तरीके से लिखा मैंने। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, इनरोलमेंट्स, उसके बाद ऐड कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं हम लोग। कॉन्स्टेंट का मैं कोई भी नाम दे दूंगा, यहाँ पर एफ के स्टूडेंट ही दे देते हैं हम लोग, एफ के स्टूडेंट। फॉरेन की मैंने किसको बनाना है, आईडी को, जो कि रेफर करेगी कौन से टेबल को, स्टूडेंट्स टेबल को, और स्टूडेंट टेबल के कौन से एट्रीब्यूट को, आईडी वाले एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ लिख लिया, और फर्दर अगर मैं ऑन डिलीट अपडेट कैस्केड जो भी लिखना चाहता हूँ वो भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा फिल वक्त। यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्टेंट का नेम खुद से स्पेसिफाई कर दिया, एफ के स्टूडेंट। अब जिस टाइम मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ना इसको फॉरेन की, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको डायरेक्ट इधर क्यूरी के अंदर, क्योंकि मुझे फॉरेन की का नाम याद है तो फिर मैं आराम से उसको डिलीट कर लूँगा। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट आपको दिख रहा है, इसका एफ के अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम बन गया है। अगर मैं ये कॉन्स्टेंट डिलीट करना चाहता हूँ मैं क्या करूंगा, अच्छा अब अगर मैं, मेरे पास यहाँ पर आ गया ये क्या नाम है, फॉरेन की कॉन्स्टेंट का नेम आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फॉरेन की को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, आल्टर करो, कौन से टेबल को हम लोग आल्टर करना चाहते हैं, इनरोलमेंट्स टेबल को, और उसके अंदर से हम एक कांस्टेंट जो कि फॉरेन की कांस्टेंट है उसको हम हटाना चाह रहे हैं। फॉरेन की आगे मैं कांस्टेंट का नेम लिख सकता हूँ, ठीक है, एफ के अंडरस्कोर स्टूडेंट। अगर मुझे ये फॉरेन की स्टूडेंट का नेम ना, कांस्टेंट का नेम ना पता होता तो फिर इसको ड्रॉप करना मेरे लिए एक इशू बन जाता। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल क्या नाम है ड्रॉप कर दूंगा, जिस वजह से इजीली मेरे पास जो फॉरेन की कॉन्स्टेंट है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टर किया टेबल को, इनरोलमेंट्स वाले को, और ड्रॉप कर दिया फॉरेन की कॉन्स्टेंट को। और अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर देखूँ तो ये काम हो गया होगा। यहाँ पर आप जाकर इनरोलमेंट रिलेशन के अंदर देखें, आपका जो फॉरेन की कॉन्स्टेंट था वो हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी की कॉन्स्टेंट भी हट जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर जस्ट वही वाली क्यूरी हमारे पास, अल्टर टेबल इनरोलमेंट्स, और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा प्राइमरी की को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी की को भी ड्रॉप कर देता हूँ। आप यहाँ पर आके स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो फिर हमारे पास प्राइमरी की भी ड्रॉप होगी। इधर प्राइमरी की का जो साइन था वो खत्म हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वरना यहाँ पर इधर प्राइमरी की लिखा आता है, यहाँ पर हमारे पास कोई प्राइमरी की नहीं है। अब मैं दोबारा प्राइमरी की ऐड करना चाहता हूँ, इनरोलमेंट्स को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, अल्टर टेबल वट एवर टेबल वी आर ट्राइंग टू अल्टर, इनरोलमेंट्स टेबल को, और मैं ऐड करना चाहता हूँ प्राइमरी की इनरोलमेंट्स आईडी को। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये प्राइमरी की बन गई है दोबारा से। अब ये सारा काम होता है, हम लोग प्राइमरी की किस तरीके से बना सकते हैं, प्राइमरी की किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, फॉरेन की किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, फॉरेन की किस तरह बना सकते हैं। अब फॉरेन की का हमें कॉन्स्टेंट नेम पता होना चाहिए अगर हम लोग फॉरेन की को ड्रॉप करना चाहते हैं, वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपको अगर फॉरेन की का कॉन्स्टेंट नेम पता है तो हम लोग अल्टर टेबल, जो भी टेबल हमने अल्टर करना है उसके बाद ड्रॉप कर देंगे फॉरेन की को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम लोग एक पेरेंट टेबल बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, एक और टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हमने फॉरेन की बना ली है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट कैस्केड करके टेस्ट कर लिया, फॉरेन की को ड्रॉप करके टेस्ट कर लिया। हम लोग ये सारा काम A to Z कर चुके हैं, डिलीट कैस्केड, अपडेट कैस्केड, सेट नल, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। उसके बाद अगर हम समरी की तरफ जाएं, जो हमारी प्राइमरी की है उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। फॉरेन की के लिए नेसेसरी नहीं है कि उसके अंदर यूनिक वैल्यू हो, हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि फॉरेन की के अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ आ सकती हैं। नल्स जोन से हैं हमारे पास प्राइमरी की के अंदर नहीं आ सकते, फॉरेन की के अंदर हमारे पास नल आ सकते हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली। उसके बाद जो प्राइमरी की है वो हमारे पास एक ही होती है हर टेबल के अंदर, कॉम्पोजिट हो सकती है लेकिन होगी एक ही प्राइमरी की। जो फॉरेन कीज़ हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने नहीं बताई थी लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि फॉरेन कीज़ मल्टीपल हो सकती हैं। हमारा एक टेबल मल्टीपल टेबल से जुड़ा हो सकता है, इस वजह से हम लोग मल्टीपल फॉरेन कीज़ ले सकते हैं एक टेबल के अंदर। उसके बाद जो पर्पस होता है वो क्या होता है इसका, प्राइमरी की का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, यूनिकली हर रो को आइडेंटिफाई करना हमारा पर्पस होता है। और फॉरेन की का हमारा जो पर्पस होता है वो टेबल्स को लिंक करना होता है, आपस में जोड़ना होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस टास्क भी मैंने इधर मेंशन किए हैं। पहली चीज तो है क्रिएट टेबल करना है हम लोगों ने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज टेबल, जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की लेंगे और फॉरेन की लेंगे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। डिपार्टमेंट आईडी को हम लोगों ने डिपार्टमेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की और एम्प्लॉयज टेबल के अंदर फॉरेन की लेना है। उसके बाद डिलीट, टेस्ट ऑन डिलीट, सेट नल, ऑन अपडेट कैस्केड, ये आपने टेस्ट करने हैं। उसके बाद आप ड्रॉप और री ऐड करेंगे फॉरेन कीज को डिफरेंट रूल्स की मदद से, यानी कि कभी आप डिलीट सेट नल के साथ आप लोगों ने पहले तो स्टार्टिंग में किया होगा और अपडेट कैस्केड के साथ बाद में आप दूसरे जो उनसे रूल्स हैं जैसे कि ऑन डिलीट कैस्केड हो गया या ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट हो गया या ऑन अपडेट सेट नल हो गया, उन सारी चीज़ों के साथ भी आप टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको इस सारे इन टास्क के अंदर कोई इशू आता है तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। ये अगर आप इन टास्क को परफॉर्म करेंगे साथ साथ तो आपकी प्रैक्टिस होगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जितनी होगी आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे फाइनल पेपर्स के अंदर, या जो भी आप टेस्ट, या फिर आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एसक्यूएल को यूज़ करना चाहते हैं, हर केस के अंदर आपकी प्रैक्टिस होनी लाजमी है। प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ का जो सा लेक्चर था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसको अगर आप थोरोली समझ लें तो आपको नेक्स्ट जोन से लेक्चर्स हैं उनके अंदर काफ़ी आसानी होने वाली है जब हम मल्टीपल टेबल्स के साथ वर्क कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स को जो हम लोग एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगा सकते हैं, वो भी DDL के साथ ही वर्क कर रहे होंगे हम लोग। और उससे ऑनवर्ड्स हम लोग जॉइंस को शुरू करने वाले हैं। जॉइंस को हम लोग बेसिकली प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ के बेस पर ही ज्वाइन कर रहे होते हैं टेबल्स को ना, तो प्राइमरी एंड फॉरेन की वाली तो आपको अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए कि प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ हैं क्या और किस तरीके से वर्क कर रही हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाए तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।